अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक शहजाद चौधरी। नाज़रीन इकराम, तारीख़ दौलत उस्मानिया की किस्त नंबर 32 में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, हमने सुल्तान अहमद अव्वल के हवाले से गुफ्तगू की थी अपनी पिछली नशिस्त में कि किस तरह से उनका दौर हुकूमत जो है ये बड़े नाजुक दौर है, ये कमज़ोर सलातीन का दौर है और यहाँ पर फ़ैसला करने वाले वो बाइज़्ज़त और बड़े मस्त खेज़ किस्म के सुल्तानों का ये दौर नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर भी किसी न किसी सूरत में सल्तनत उस्मानिया का ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है और हम देखते हैं कि सुल्तान उस्मान सानी जो है ये जब सरी राय तख्त होते हैं तो इनकी उम्र 13 साल है तकरीबन। सब ने लिखा इसमें अल दौलतुल उस्मानी फिर तारीख़ उल उस्मानी के सफ़र नंबर 105 पे इसी तरह दर्ज है। फिर डॉक्टर जमाल अब्दुल हादी ने अपनी किताब अल दौलतुल उस्मानी फिर तारीख़ उल उस्मानी में भी इसी तरह से लिखा। उन्होंने बड़ी तफसील से उस्मानी कमज़ोर सलातीन के बाब में उन्होंने इनको रकम किया। और यहाँ पर एक चीज़ जो बड़ी सामने सामने आती है कि 13 साल की उम्र में आप जब आए तो इन्होंने पोलैंड के ख़िलाफ़ अलम में जहाद बुलंद किया, क्योंकि पोलैंड जो था उसने बगदाद की जो रियासत थी उसमें उसने अमारत के अंदर बगदाद में बड़ी चालबाजियाँ शुरू कर रखी थी और वो मुदाखलत करता था। अब इंकशारियाँ फिर खड़ी हो गई। सुल्तान ने कहा कि ये मेरा मंसूबा है और उसने उस मंसूबे के लिए उसी तरह से उलमा इकराम वगैरह के ज़रिए जहद फैलाई और जहाद की जो आयात बैनात हैं कुरान पाक में तकरीबन जो 8.5 पारे बनते हैं उस तरह से उन्होंने उसके ऊपर अहादीस की सूरत में उनकी तरबियत करवाई। लेकिन इंकशारिया ने हाथ खड़े कर लिए। उनके अंदर बागी गिरोह थे जिनकी पुतलियाँ कहीं और चलती थीं और वो कठपुतली थे। और इस तरह से एक तो ये भी मालूम होता है कि किस तरह से सल्तनत अंदरूनी तौर पर दाखिली खलफशार का शिकार थी और उनकी अंदरूनी रखनासाजियों का किस तरह से यूरोपी फ़ायदा उठा रहे थे। और नसरानी और यहूदी साजिशें जो हैं वो अब इस तरह से बिल्कुल ताक लगाए बैठे थे कि कहाँ से कोई टुकड़ा बरामद हो तो हम वहाँ पर ट्रिगर करके अपने मुवाफ़िक़ हालात पैदा करके बगावतें खड़ी करके वहाँ से मुसलमानों की इस रियासत के टुकड़े टुकड़े करवाएं। उन्होंने जब इंकशारिया के अंदर बगावत उठी उन्होंने कहा जी हम जंगें कर करके थक चुके हैं, हम मज़ीद जंग नहीं कर सकते। जब ये बात सुल्तान के सामने आई तो उसने दोबारा से उनकी तरबियत नौ का फ़ैसला किया। उसने कहा और उसने कुछ जो बागी गिरोह थे उनका ख़ात्मा भी किया और एशिया के अंदर जो उनकी फ़ौज थी उसके ऊपर उन्होंने दोबारा से तंजीमों का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मनसूबा हिकमत अमली तरतीब देकर उस पर काम शुरू किया। अब ये जो मुसन्निफ़ है दौलतुल उस्मानी फिर तारीख़ उल उस्मानी के इसके मुताबिक उन्होंने जनाब फिर बगावत खड़ी कर दी और इसका जवाब भी ये हुआ कि इंकशारिया ने जो अब एक पूरा जो है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे वाला सिलसिला शुरू हो गया वो ये शैतान की आंत की तरह लंबी हो गई। और फिर यूँ हुआ कि इन्होंने उसको भी मौजूल करवाया। 9 रजब 1031 हिजरी 20 मई यानी कि 1622 ईस्वी को सुल्तान उस्मान सानी जो हैं वो माज़ूल हुए और फिर सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल को दोबारा से जो है वो तख्त पर बिठाया गया। फिर ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा है। लेकिन हालत ये है कि सुल्तान उस्मान सानी भी इंकशारिया के हाथों कत्ल हुआ। यानी आप ये देखिए कि किस तरह से रियासत कमज़ोर है। जब रियासत का इदारा कमज़ोर हो जाता है, फ़ौज के हवाले से किसी भी मुल्क की फ़ौज जब कमज़ोर हो जाती है वो तभी होती है जब उसको 3 चीज़ों का सामना हो। पहली बात दाखिली कमज़ोरी जिसमें तनख्वाह का मामला है, तरबियत का मामला है और जिसमें वसाइल का मामला है, जिहादी वसाइल। और दूसरी बात जो है वो दाखिली नौइयत का मामला है जिसके अंदर साजिशें हैं, बगावतें हैं, ख़रीद व फ़रोख्त है और गद्दारियत है और लालच और आसान ज़िंदगी का रास्ता जो है उसका इंतखाब करना है। तो अब हम जब हमारी इंशाल्लाह जो 33वीं नशिस्त होगी उसमें हम जो सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल के दौर दूसरा दौर है उस पर इंशाल्लाह हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए।
اللہ حافظ.